हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स के नए वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं इस पे। और हमने पहले वीडियो में इनके जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं उसमें हमने सारे नॉमेनक्लेचर्स और रिएक्शंस प्रिपरेशंस वगैरह अल्काइल हैलाइड के देखे। आज के वीडियो में हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है हैलोजन डेरिवेटिव पे, इस पे हम लोग जितने भी हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस है, मतलब जो अल्काइल हैलाइड हमने प्रिपेयर किया हुआ था उस पे जितने भी रिएक्शंस हैं वो देखने वाले हैं। देखो, प्रीवियस वीडियो से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि जो ये चैप्टर है उसमें हम लोग पहले अल्काइल हैलाइड के सारे प्रिपरेशंस देख रहे थे और उसके बाद सारे रिएक्शन। फिर ये चैप्टर एराइल हैलाइड से स्टार्ट होगा, उसके सारे प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस चलेंगे। तो अल्काइल हैलाइड वाले जितने भी प्रिपरेशंस के मेथड थे, मतलब कितने मेथड से हम लोग अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं वहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम हमारा टॉपिक क्या है कि आज हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं कि कितने टाइप के रिएक्शंस हैं, और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस पहले हमको पता होने चाहिए कि कितने टाइप के प्रिपरेशंस हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रीवियस वीडियो है इनको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग बना कैसे सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बोले कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड बन तो गए, बट ये RX ग्रुप रिएक्शन कैसे करते हैं दूसरी चीज़ों से, वो हमको देखना है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन इसका हम लोग लेके चलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ, मान लीजिए कि हम लोग अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब हो जाता है चीज़ों का। अब देखो, हाइड्रोलिसिस हम लोग क्या करते हैं जनरली, कभी कभार हम जैसे KOH या फिर NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम लेके चलते हैं, राइट। तो हाइड्रोलिसिस का वैसे क्या मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, तो अगर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, मान लीजिए, मान लो कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि CH3Cl है। इस पे अगर मैं डायरेक्ट वाटर का रिएक्शन कर दूं, ठीक है, वाटर का रिएक्शन करके इसको अगर हम लोग बॉईल कर देते हैं, ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है बुक्स वगैरह में। तो पहली चीज़ क्या है कि ये वाटर डिसोसिएट कर जाता है किसमें, H+ और OH- में, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता क्या है, CH3OH प्लस हमारा क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि जब भी हम लोग हाइड्रोलिसिस वगैरह बोलते हैं, वो हाइड्रोलिसिस तुम्हारा वाटर के प्रेजेंस में हो, या फिर मान लो कि KOH वगैरह के प्रेजेंस में हो, या NaOH के प्रेजेंस में हो, हमको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाता है, दैट इज अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस अगर अल्काइल हैलाइड का बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग को क्लिक हो जाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो अल्कोहल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। अब ये रिएक्शन का टाइप क्या है, तो एक्चुअल में अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ये जो OH है एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है, और ये जो Cl है ये एज अ लीविंग ग्रुप काम कर रहा है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इनको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और दूसरा ये कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता है तो इस चीज़ पे एक इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज कार्बोकेटायन, ठीक है। अब रिएक्शन की जो
स्पीड है, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना फास्ट होगा। तो कार्बोकेटायन की अगर हम लोग स्टेबिलिटी देखें तो तीन टाइप के कार्बोकेटायन बन सकते हैं। एक तो हमारा ये प्राइमरी, या फिर मैं बोल दूं एक सेकेंडरी का केस, या फिर हम लोग एक ले लें प्राइमरी का केस, राइट। ये तीन टाइप के कार्बोकेटायन बनेंगे। अब सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, जो ज़्यादा सराउंडेड होगा, तो सीधी सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इस वे में चलेगा। क्लियर है। तो जब भी हाइड्रोलिसिस बोला जाता है अल्काइल हैलाइड का, तो तीन चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। पहला क्या, वो एक टाइप का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। सेकंड क्या, उसमें जो रेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, इवन किसी केसेस में जब रेजोनेटिंग कार्बोकेटायन आ जाते हैं तो उनका रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा यहाँ पे। ठीक, एक टाइप का नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लिविंग ग्रुप इसमें कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए ताकि वो इजीली निकल सके और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको क्या कर सके, सब्स्टिट्यूट। अब मान लीजिए कि लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा तब तक ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। क्लियर हुआ। तो ये जनरली एक SN1 टाइप और SN2 टाइप का रिएक्शन होता है, जो हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आगे से मान लो कि हाइड्रोलिसिस पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर हमको मिलता है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे उसने लिख दिया CH3Cl, और यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया KOH, और यहाँ पे लिख देगा ऐसे बॉईल करके, राइट। एक ये केस बन सकता है हमारे पास। या जैसे दूसरा कोई सबसेट हम लोग बना लें कि यहाँ पे Br लगा दिया, और मान लो इस पे NaOH का रिएक्शन लिख के यहाँ पे बॉयल लिख दिया। तो ये सारे हाइड्रोलिसिस के ही केसेस हैं। यहाँ पे आयोडीन है सपोज करो, यहाँ पे वाटर दे दिया, यहाँ पे बॉयल लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने को ये समझ में आना चाहिए कि जब वो रिएजेंट देगा तो उसमें से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है। अब K+ क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और OH- क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से Cl को भगा देगा बाहर। यहाँ से ये बाहर गया तो इस पे क्या बन गया, CH3OH, और यहाँ पे क्या बन गया बाहर, KCl। ठीक है, सेम इसी वे में देखो एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमको। यहाँ पे लिख देगा कि कोई A प्रोडक्ट बन रहा है या यहाँ पे कोई B प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट A और B करके क्वेश्चन आ सकता है। क्या करना है, सिंपल सा OH निकाल दो इस पे, Br दे दो इसको, क्या बन जाएगा देखो। अब साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे लग गया OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na। ठीक है, यहाँ पे वाटर को डिसोसिएट कर लो सिंपल सा, OH को, H को मिल जाएगा क्या, I, और OH इस पे अटैक कर जाएगा। स्ट्रक्चर जो है इस पे लग गया हमारे पास OH, और बाहर क्या चला गया यहाँ पे, राइट। आयोडीन जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, तो ये रिएक्शन हमको कभी आयोडीन वगैरह के साथ नहीं मिलता, बट आने को आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकंड रिएक्शन इसका है, जैसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन में बोलूँ, रिएक्शन विद मान लो KCN या NaCN, KCN या NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो सेम प्रोडक्ट ही बनते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो गया। इसका रिएक्शन में अगर मैं KCN लिख दूँ यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है, कभी कभार हीटिंग वगैरह दे देगा, तो KCN भी दे दिया, तो यहाँ पे अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, ये K+ है, और ये CN- है, तो ये CN- क्या कर देगा, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो अगेन ये एक टाइप का क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CN।
प्लस बाहर क्या चला गया, KCl। अब नेमिंग इम्पॉर्टेंट है, अपने को पता है कि साइनाइड जब भी आएगा, साइनाइड को हम लोग मेन चेन पे क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। और अगर यही चीज़ जॉइनिंग पे आएगी तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइनो। तो फिलहाल अभी नाइट्राइल जो साइनाइड है वो मेन चेन पे, तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कभी भी दे दे, देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मान लो Cl है और यहाँ पे उसने मुझे बोल दिया है कि NaCN का रिएक्शन करना है, राइट। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो Cl जाएगा किसके पास, Na के पास, और साइनाइड अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे। फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा Cn, और यहाँ पे मिल जाएगा हमको क्या, NaCl। देखो ऐसे स्ट्रक्चर का नेमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब ये जो बाहर वाली चेन है इसके पास हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये अब चला जाएगा जॉइनिंग में, राइट। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब यहाँ पे भी ये क्या है, प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। बट 2 पे हमारे पास एक एडिशन है किसका, साइक्लोहेक्साइल। तो 2 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, ऐसे करके आ जाएगा। अब ये रिएक्शन जो है KCN NaCN अगर हम लोग ने लिया तो वो हमको नॉर्मली नाइट्राइल या साइनाइड का पेरेंट चेन बना के दे देता है, बट यही रिएक्शन जो है वो अलग बिहेव करती है अगर ये सेम रिएक्शन हम लोग AgCN के साथ करें। AgCN मतलब हमारे पास अगर सिल्वर नाइट्राइल है तो ये अलग बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है, देखो अब इसका रीज़न बहुत लोग नहीं बनाते हैं, या तुम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, एडिशन ऑफ, ये एक टाइप का एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखोगे। एडिशन ऑफ, अगर मैं बोलूँ AgCN टू अल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलो अब सपोज करो मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ऐसे दिया हुआ है हमको, राइट। अभी तक मैंने क्या बोला कि अगर हम लोग इस पे KCN डाल दें, राइट, या NaCN डाल दें, तब तो इन दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड लेना है यहाँ पे, Cl, यहाँ पे लग जाएगा CN, और बाय प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग, जैसे KCl लिया है तो KCl बन जाएगा, NaCl लिया है तो क्या बन जाएगा, NaCl का बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बट ये सेम रिएक्शन जब हम लोग AgCN के साथ करते हैं, राइट, तो प्रोडक्ट तो यही बनता है कि यहाँ से साइनाइड निकलेगा, बट ये साइनाइड यहाँ पे जाके ऐसे ऐड हो जाता है NC के फॉर्म में, राइट। और ये हमको पता है कि जब NC जुड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल से तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन 1 आइसोसाइनाइड, या आइसोनाइट्राइल लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर हुआ, ठीक है। तो KCN NaCN लगभग सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, AgCN भी हमको देखने में ऐसा ही दिखता है, बट ऐसा क्या अलग हो रहा है कि यहाँ पे हमको आइसोसाइनाइड मिल रहा है और यहाँ पे नॉर्मल साइनाइड का स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये एक अलग एक्सेप्शन है। देखो होता क्या है कि जब एल्काइल हैलाइड को हम लोग KCN वगैरह से रिएक्शन करवाते हैं तो KCN हमको ऐसे दिखेगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या होता है, हमारे पास लोन पेयर होता है, पोटेशियम ग्रुप 1 का मेटल है, राइट, और ये हमारा नॉन मेटालिक पार्ट है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये बॉन्ड टूटता है आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में मतलब इस पे बनेगा पॉजिटिव और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं साइनाइड पे, तो ये K+ और ये साइनाइड माइनस करके ब्रेक होता है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में, ठीक है। जिसकी वजह से साइनाइड क्या करता है, इसको डायरेक्ट रिप्लेस करता है और बदल देता है CH2CH2Cl में, और KCl बाहर जाता है। बट ये सेम रिएक्शन जब AgCN के साथ होती है तो AgCN
एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। ये जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कार्बन क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट करेगा। बट एक्चुअल में इस बॉन्ड को टूटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का है। इसके पहले ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। अब नाइट्रोजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा, देखो बॉन्डिंग भी तो वहीं से बनेगी। इस नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड से, और फाइनली ये जो Ag है वो इस Cl से कंबाइन होगा और AgCl बना देगा। तो ऐसे कंपाउंड बन जाता है। तो रीज़न हमको ध्यान में अगर रखना है तो रख सकते हो कि ड्यू टू कोवेलेंट नेचर ऑफ AgCl इट कैन फॉर्म क्या, आइसोनाइट्राइल। जबकि वही सेम रिएक्शन जब KCN और NaCN के साथ की जाती है तो वो हमको नॉर्मल साइनाइड या नाइट्राइल का प्रोडक्ट बना के देते हैं। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और बार बार एग्जाम में AgCN वगैरह वो लोग डाल के रिप्लेस कर देते हैं, तो स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है, खाली ये ध्यान में रखना इनका आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से। NaCN और KCN कौन से कैरेक्टर के, मैंने बोला ये आयनिक कैरेक्टर के होते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। जबकि AgCN के केस में ये बॉन्ड को टूटने में टाइम लग जाता है, तो उसके पहले नाइट्रोजन जाके क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, जिस वजह से हमको अपोजिट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, या ऐसा बोल लो कि आइसोमेरिक फॉर्म में हमको प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दो कंप्लीट हो गए हमारे। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास, जैसे मैं बोलूँ अमोनोलिसिस। ठीक है, जैसे हेलोजनेशन बोले तो एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया, राइट। नाइट्रेशन बोले तो एडिशन ऑफ नाइट्रो NO2 ग्रुप हो गया। सल्फोनेशन हमारा क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ SO3H। वैसे ही अमोनोलिसिस क्या होता है, एडिशन ऑफ NH3। अमोनिया का एडिशन कर दो किसी भी ग्रुप में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। जैसे मान लो कि हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है। इस पे अगर मैं NH3 का रिएक्शन कर दूं, ठीक, तो क्या बन जाएगा, देखो नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है, 3। ठीक, क्या मिलेगा यहाँ से, ये HCl निकाल लेगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, HCl। बाकी क्या बचा, CH3। यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये क्या बच गया, NH2, राइट। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, ऐसे सिंपल से। क्लियर हुआ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन के साथ HCl निकल के बाहर हो जाएगा और बाकी NH2 यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। अब इसी स्ट्रक्चर पे अगर मान लो कि मैं CH3Cl फिर से डाल दूँ, तो अब ये CH3Cl फिर क्या करेगा, देखो CH3N, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा Cl के साथ, तो ये NH, फिर बाहर क्या गया, HCl। ठीक है, फिर अब ये क्या हो गया हमारे पास, N मिथाइल, IUPAC नेमिंग में हमने पढ़ा है N मिथाइल, राइट। और ये क्या हो गया, मीथेन अमाइन। ठीक, वापस से अगर इस पे मैं एक CH3Cl डाल दूँ तो अब फिर से क्या होगा, जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो भी निकल जाएगा, यहाँ पे फिर से HCl और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या मिल जाएगा हमको, तीनों पे CH3 को, ये हो जाएगा। ठीक है, वापस अगर मान लो इस पे एक CH3Cl और डालते हैं, तो ये अब क्या बन जाएगा, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा और Cl ये। तो इस केस में हमारे पास क्वार्टरनरी फॉर्मेशन हो जाता है। इसको अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो नाइट्रोजन के पास CH3 ग्रुप कितने आ गए, 4 आ गए, राइट है। तो इस पे अब ऐसे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो इसकी बात नहीं करेंगे अभी। फाइनली अगर हमको सिर्फ अमोनोलिसिस बोल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक NH3 डाल के ऐसे प्राइमरी अमाइन बना के छोड़ देते हैं। इसके बाद भी अगर अल्काइल हैलाइड हम लोग ऐड करते जाएं
तो इस रिएक्शन को हम लोग हॉफमैन एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, एल्काइलेशन ऑफ अमाइन बोलते हैं। ठीक है, जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में चलती जाएगी और कब तक चलेगी, जब तक कि टर्शरी अमाइन नहीं बन जाता है। जैसे इसमें टर्शरी अमाइन बन जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया? तो जो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है, सिर्फ हमको अमोनोलिसिस बोलेगा तो हम लोग यहाँ तक सॉल्व करेंगे। बट अगर उसने मेरे को बोला हॉफमैन एल्काइलेशन रिएक्शन बताओ अमाइन का, तो ऐसे एल्काइल ग्रुप ऐड करते हुए टर्शरी तक लेके जाएंगे। ये हमको अमाइंस चैप्टर में फिर से रिपीट होगी रिएक्शन, वापस से हमको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, समझा? तो इजी रिएक्शन है इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अल्काइल हैलाइड का, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, अब नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो हमको पढ़ने ही है। विलियम सिंथेसिस लगभग हमको इस चैप्टर में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसके बाद जब हम लोग ईथर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हमको ये चैप्टर में फिर से मिलेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और हमको पढ़ना भी है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कैसे विलियमसन सिंथेसिस का स्टेटमेंट क्या है कि जब भी हम लोग किसी अल्काइल हैलाइड को, राइट, किसी भी अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीट कर दें, या अगर मैं रिएक्शन का एक ये बनाऊं तो देखो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अल्काइल हैलाइड को जब हम किससे ट्रीट करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमको ईथर का फॉर्मेशन करके देता है, मतलब ईथर बनाता है। ठीक है, जनरली सोडियम वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो इस वजह से हमको सॉल्वेंट कैसा लेना पड़ता है, इनर्ट लेना पड़ता है। इसके जगह पे हम एसीटोन वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ CCl4 भी, या CH2 भी, या इवन किसी किसी केसेस में हम बेंजीन भी लेके चल सकते हैं। ये सारे सॉल्वेंट कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस रिएक्शन में अगर हम लोग वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर और सोडियम के प्रेजेंस में एक्सप्लोजन होगा, तो एक्सप्लोजिव होने की वजह से ये क्या होगा, एक्सप्लोड करेगा रिएक्शन। तो इस वजह से हम यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमको डिफरेंट प्रोडक्ट देगा जो हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड चाहिए तो एक बना लो सिंपल सा CH3Cl यहाँ पे। अब सोडियम एल्कोक्साइड देखो क्या केमिकल होता है, सोडियम मतलब उनको पता है क्या हो जाएगा, Na, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और एक साइड फिर से क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। तो ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसके एक एंड पे सोडियम लगा होगा, एक एंड पे मिथाइल लगा होगा। तो हम इसको बोलने के लिए क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम बोल सकते हैं सोडियम मीथ ऑक्साइड। यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा होता तो इथॉक्साइड होता, प्रोप लगा होता तो प्रोप ऑक्साइड। ठीक है, फाइनली जब इसका रिएक्शन हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में प्रोसीड करते हैं तो ये NaCl यहाँ से बाहर चला जाता है, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो CH3O प्लस NaCl। क्लियर हुआ? अब कोई भी रिएजेंट दे दिया जाए मुझे, रिएजेंट या सबस्ट्रेट, तो हम लोग इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे Br दिया हुआ, और यहाँ पे उसने बोला मुझे NaOC2H5, और बोल रहा है कि ड्राई ईथर में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो कुछ नहीं करना है, विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम के साथ हैलाइड निकाल दो, यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया, यहाँ पे वो C2H5 प्लस क्या बन गया, Na, खत्म। समझा? सिंपल सा रिएक्शन है, खाली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, प्लस उनके रिएजेंट अपने को पता होने चाहिए, बाकी अपने आप रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है।
ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं अल्काइल हैलाइड के, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में क्या है, देखो, अगर हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड को, CH3Cl कंपाउंड है, इसको अगर हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता है हमारे पास, इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो देखने को क्या मिलता है। अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये क्या जनरेट करेगा, यहाँ से H+, और यहाँ पे क्या है हमारे पास Cl- है, तो ये इससे कंबाइन हो जाता है, यहाँ से हमको HCl का बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, और उसके बाद ये CH3 आके सिंपल सा यहाँ पे जुड़ जाएगा ऐसे। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर अपने को पता ही है, ये क्या बन गया हमारे पास, ईस्टर। ठीक है, तो एडिशन किसी भी टाइप का अल्काइल हैलाइड ले लो और इसको हम लोग क्या कर दें, अगर हमको एरो वगैरह पे लिखा हुआ मिल गया सपोज करो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सा क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है यहाँ पे, इस H को कंबाइन कर देना है किससे, यहाँ पे जो भी हेलोजन होगा उससे, यहाँ पे से निकाल दो HBr, और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, तो एक ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्स वगैरह में वो लोग ऐसे देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दे दिया हमको, ठीक है, Cl, और एरो पे कोई भी ईस्टर लिख के दे देंगे, कोई भी मतलब कैसी किसी भी टाइप का ईस्टर होगा, यहाँ पे हमको ऐसे दिया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, तो करना क्या है, खाली इस H को निकालना है, इससे जोड़ देना है, और बाकी जो भी ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड होता है, इजीली हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखो, इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, डी मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, रिमूवल। ठीक है, हाइड्रो मतलब क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन, और हेलोजन मतलब क्या हो गया, हेलोजन जो बोले, मतलब तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें से हमको क्या कर देना है, सिंपल सा हाइड्रोजन भी निकाल देना है और हेलोजन भी निकाल देना है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। तो देखो, जब भी किसी अल्काइल हैलाइड को, मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, जब भी किसी अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं, अल्कोहलिक मतलब ये एक टाइप का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाता है, और थोड़ा सा हीट करोगे तो पहले तो ये ब्रेक हो जाता है K+ और OH- में। ठीक है, तो ये हमको पता है कि ये K क्या करेगा, Cl यहाँ से निकाल लेगा, राइट। अब पहले रिएक्शन में क्या होता था कि ये जो OH- है ये आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता था, बट अब हमने न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, अल्कोहलिक मीडियम में लिया है, और प्लस इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। या अगर इसके बाद की स्टेप अगर तुम देख भी रहे हो, तो इसके बाद की स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, KCl। बट हीटिंग के वजह से क्या हो जाता है कि अब ये जो अल्कोहल है, ये बाजू वाले कार्बन से क्या निकालता है, हाइड्रोजन निकालेगा, और वाटर को रिलीज कर देता है। अब देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये भी क्या बचेगा, CH2। अब यहीं पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बाहर चला जाता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो जब भी रिमूवल वाले केसेस आते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हीटिंग नहीं दिया होता और ये एक्वस मीडियम में होता हमारे पास, तो ये जनरली हमको क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बट हीट कर रहा है और अल्कोहलिक मीडियम में है, तो वो क्या देगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्कीन बनेंगे, राइट।
तो इतना ध्यान में रखो, अगर हीटिंग दिख गया और अल्कोहलिक मीडियम दिख गया तो अपने को एल्कीन बनाना है। हीटिंग नहीं दे रहा है, एक्वस मीडियम दे रहा है, तो खाली OH को क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो ये हमारा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में एक रूल निकल के आता है, दैट इज सेडजेव्स रूल। ये हमको 11th में भी टॉपिक था, 12th में फिर से रिपीट होगा। सेडजेव रूल क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है, रिएक्शन में अगर एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन अगर रिएक्शन है तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन होगा। ठीक है, बट सेडजेव रूल का क्या स्टेटमेंट है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्कीन बनेगा, कौन से टाइप का बनेगा, वो हमेशा ट्राई करता है क्या, मोर सराउंडेड एल्कीन बनने का। मतलब ऐसा एल्कीन बनेगा जो ज़्यादा सराउंडेड होगा। ज़्यादा सराउंडेड होने का क्या मतलब है, जैसे मान ले इससे रिएक्शन में हम लोग ने ऐसे लिया होता, अब इस पे अगर मैं KOH लिखूं अल्कोहलिक मीडियम में और यहाँ पे अगर मैं हीट दे दूं तो क्या होगा, ये जो K है वो क्या निकालेगा यहाँ से, Cl। एक तो बनेगा हमारे पास KCl। बट अब यहाँ से जो OH माइनस निकल रहा है, अब इसके पास दो ऑप्शन है, देखो, वो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकता है और इसके बाजू से भी निकाल सकता है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तब हमारे पास कैसा एल्कीन बनेगा, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, मतलब एक टाइप में हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसे मिल सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। अब क्या हो जाएगा, राइट। तो एक ये एल्कीन है, एक ये एल्कीन है। तो सेटजेफ का रूल क्या बोलता है कि ज़्यादा सराउंडेड वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से ऐसे एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेफ्स एल्कीन। और ये एल्कीन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, हॉफमैन एल्कीन। वैसे तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है, बट जनरली ध्यान में रखा करो, जो कम सराउंडेड होते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, माइनर प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो ज़्यादा सराउंडेड होते हैं वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अल्कोहल के अल्काइल हैलाइड के सारे रिएक्शंस हैं हमारे पास। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमने कितने रिएक्शन पढ़े अभी तक। अल्काइल हैलाइड है, राइट, इस पे अगर मैंने KOH डाल दिया अल्कोहलिक मीडियम, एक्वस मीडियम में, राइट, तो ये हमको क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। पहले मैंने यही बताया था, KOH और NaOH के साथ। दूसरा हमने किससे रिएक्शन किया था, KCN और NaCN के साथ। NaCN के साथ अगर यही रिएक्शन मैं AgCN के साथ करूं तो एक्सेप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमको किसका प्रोडक्ट मिलता है, अल्कोहल के सब्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे क्या मिलता है, साइनाइड के। ठीक है, जबकि इस केस में हमको क्या मिलता है, आइसोनाइट्राइल मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया था, NH3 से रिएक्शन किया, इसको क्या नाम दिया, अमोनोलिसिस। ठीक है, तो डिपेंडिंग कितने अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हो वो क्या होते जाएगा, उसका अमाइनेशन होते जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या यूज़ किया, विलियमसन सिंथेसिस। इससे हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, ईथर। ठीक है, नेक्स्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जब इस पर डाला तो इसने क्या बना के दिया, ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पे KOH डाला, किस फॉर्म में, अल्कोहलिक मीडियम में, और इसको हीट किया तो इसने क्या प्रोडक्ट बना के दिया हमको। ठीक है, तो ये ओवरऑल इतनी रिएक्शंस मैंने आज बताई कि एक अल्काइल हैलाइड पे जब मैं रिएजेंट चेंज करते जाऊंगा तो उसके प्रोडक्ट लगातार क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे। अब ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या प्रोडक्ट देता है, NH3 पे क्या मिलता है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह सीखेंगे और उससे उसके बाद धीरे धीरे
SN1 SN2 रिएक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे।